Hello everyone. This is my second lecture. In my first lecture that was about the Regulating Act of 1773, we studied about the start of the British rules or the British ने जो भी policies ली थी which are related with the Indian polity about that. आज का जो हमारा topic है that is about the Pitt's India Act of 1784. This act was very important, but before discussing this act, I just want to tell you a very small thing that जो एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास हुआ था उसमें थोड़े से डिफेक्ट्स थे एंड टू रेक्टिफाई दोज डिफेक्ट पार्लियामेंट पास द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781. बीच में एक छोटा सा एक्ट पास किया गया 1781 का which is also known as the Act of Settlement. So this is very important that was passed by the British Parliament. The next important act which came to India was the Pitt's India Act of 1784. Let's see the feature of Pitt's India Act. The first feature is it distinguished between the commercial and the political functions of the company. Company बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है? That means East India Company, British East India Company. तो इस एक्ट ने दोनों में डिफरेंस कर दिया कि आपके कमर्शियल वर्क क्या है, आपके पॉलिटिकल फंक्शन क्या है. Second important feature of this act is it allowed the court of directors. Court of directors हमने पहले भी किया है कि court of directors to manage the commercial affair of the company. जो court of director थे वो British East India Company के commercial affairs को look after करते थे. Along with that, a new body was also made and the name of that body is the Board of Control. एक नई बॉडी बनाई गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से, ठीक है. और उसका वर्क क्या था? उसका वर्क था कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करना कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या काम कर रही है, पॉलिटिकली क्या वर्क इंडिया में कर रही है, उसको देखना, ठीक है. इन दिस वे पिट्स इंडिया एक्ट ने एक तरह की डबल गवर्नमेंट सिस्टम जो था वो एस्टैब्लिश कर दिया था इंडिया में. थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसका? इट गेव द पावर टू द बोर्ड ऑफ कंट्रोल. जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नया एक तरह से बॉडी बनी थी, उसको पावर मिल गई थी किस चीज की? To supervise and direct all the operations of the civil and the military government or the revenues of the British possessions in India. ये सारी की सारी पावर जो थी वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को मिल गई थी. क्या चीज को देखना? सुपरवाइज करना और डायरेक्ट करना ऑल द ऑपरेशंस, जितनी भी कंपनी ऑपरेशंस करती थी, कैसे? सिविल, मिलिट्री, ठीक है, एंड रिलेटेड विद द रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया. वो एरिया जो कि एक्चुअली में कंपनी के अंडर थे, नाउ दे वर अंडर द ब्रिटिश पोजेशंस, ठीक है. अब इस एक्ट की ना इंपॉर्टेंस को देखते हैं कि व्हाई दिस एक्ट इज इम्पोर्टेंट. दिस एक्ट जो है ना बेटा, ये एक्ट जो है ये दो तरह से इम्पोर्टेंट है, द फर्स्ट एंड द सेकेंड. सबसे पहले लेट्स सी द फर्स्ट. द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया. मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी की जितने भी एरियाज उसने किए थे अंडर सो मैनी पॉलिसीज, आपको पता है ये लॉर्ड वेल्सली की पॉलिसीज थी एंड सो मैनी अदर, ठीक है. तो जितनी भी टेरिटरीज को उन्होंने कैप्चर किया था, अब वो ब्रिटिश पोजेशंस की टेरिटरीज बोली जाती थी. सेकेंड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. मीन्स कंपनी जो भी काम करती है, जैसा भी एडमिनिस्ट्रेशन करती है, उसका सुप्रीम कंट्रोल, फुल कंट्रोल वाज नाउ विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट. वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जो था वो चला गया. सो दीज आर टू इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट. पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो नेक्स्ट एक्ट आया दैट वाज द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, है ना. और ये एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये जो एक्ट था वो फाइनल स्टेप था टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, कि पूरे इंडिया को एक्चुअली सेंट्रलाइज्ड कर दिया था ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में. चलो इसके फीचर्स देखते हैं. लेट्स सी द फीचर्स ऑफ द एक्ट. द फर्स्ट फीचर इज जो फर्स्ट ऑफ ऑल टेलिंग द फीचर, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर ऑफ बंगाल, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको क्या बोला जाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. और जो इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंसीज थी, एक प्रेसिडेंसी जो मेड्रास थी एंड अनदर प्रेसिडेंसी दैट वाज बॉम्बे, वो दोनों के ही गवर्नर जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट हो गए थे.
that was under the regulating act of 1773. ठीक है, लेकिन ये जो नया एक्ट आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया. ठीक है, और अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसके पास पूरी कंट्री की जो भी टेरिटरीज उनके अंडर थी उनके सिविल एंड मिलिट्री पावर्स आ गए. एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम, वो उसके इफेक्ट कब से स्टार्ट हुए, फ्रॉम 22 अप्रैल 1834 से. दिस वाज द डेट when the Governor General of Bengal actually became the Governor General of India. ठीक है. सेकंड देखो, the act created, इस एक्ट ने एक क्या क्रिएट किया, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलने का मतलब इंडियंस का नहीं है. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलने का मतलब है कि ब्रिटेन में जो स्पेशल एक ग्रुप था विच इज नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको हैविंग द अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरिया पोजेस्ड बाय द ब्रिटिश एंड इंडिया. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो क्रिएट करेगी उसको राइट दिया गया कि ब्रिटिश का इंडिया में जितने भी एरियाज हैं उसके पूरे राइट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे. ठीक है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. अर्लियर ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बट आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था वो बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, थर्ड इसका सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर देखते हैं. इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास देयर लेजिस्लेटिव पावर्स. जैसे ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना ना, तो जो गवर्नर से बॉम्बे के और मद्रास के उनकी लेजिस्लेटिव पावर खत्म होगी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेजिस्लेटिव पावर? मेकिंग लॉज, मतलब लेजिस्लेट करना, लॉज बनाना. तो उनके जो लॉज बनाने की पावर थी वो बिल्कुल खत्म होगी. द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया was given the exclusive legislative power for the entire British India. अब जितना भी legislative था, जो भी powers बननी थी, now it is with the Governor General of Bengal. The law made under the previous act were called the regulations, while the laws made under this act were called the act. Very important. ये जो आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, इससे पहले जितने भी लॉज बने थे ना उनको हम बोलते थे रेगुलेशंस. और 1833 के चार्टर एक्ट के बाद लॉज बने, दोज आर नोन एज एक्ट्स. So this is very important information. Let's see the point number 3. It ended the activities of East India Company as a commercial body. अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि आप ट्रेडिंग कंपनी नहीं रह गए हो. वैसे भी इनको 15 इयर्स के लिए ही मोनोपोली राइट्स मिले थे ट्रेडिंग के इन 1600 बाय द क्वीन एलिजाबेथ I. ठीक है, तो इनको बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया कि नाउ यू आर नॉट अ कमर्शियल बॉडी. अब आप कमर्शियल बॉडी नहीं हो. नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी इज प्योरली अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ठीक है, कि अभी आप एक प्योरली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट. इट प्रोवाइडेड दैट कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय इन ट्रस्ट ऑफ हिज मेजेस्टी. मतलब इंडिया में जितनी भी टेरिटरीज है, अब जो भी किंग और क्वीन होगा इंग्लैंड का वही उसका मालिक होगा. ठीक है, उसके हायर्स मतलब जो भी उसके वंशज है और सक्सेसर्स जो उसके आगे आने वाले लोग हैं. तो नाउ द टेरिटरीज, द प्रॉपर्टी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इज डायरेक्टली गोज इन द हैंड्स ऑफ द मेजेस्टी, द पावर, द रॉयल्टी ऑफ द ब्रिटेन. ठीक है, एंड नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई. Let's see the fourth. The act attempted to introduce, this is very important, ये जो आपका 1833 का चार्टर एक्ट था, इसने क्या इंट्रोड्यूस किया? सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स. सिविल सर्वेंट्स आप समझते हैं, ठीक है, आपके जैसे IAS ऑफिसर्स होते हैं लाइक दिस. तो उस टाइम में इट वाज नोन एज ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज. तो एक्ट ने बोला कि attempted to introduce a system of open competition, कि now there will be the competition between the Britishers and Indian, and the competition will be open for the selection of the civil servants, and stated that the Indian should not be debarred from holding any place. और ये बोला गया कि इंडिया को कोई भी हाई पोस्ट पे जाने से नहीं रोक सकते हैं by joining the offices or the employment under the company. Earlier we all know that कि there were the things were discrimination was there, bias was there. ठीक है, बट अब ऐसा बोला अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 कि कंपनी में इंडियंस
कोई भी हाई पोस्ट ले सकते हैं, ऑफिस ले सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं. बट थिंग इज दैट इट वॉज सेड अंडर दिस आर्टिकल, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको पता ही है यूज टू लुक द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द कंपनी, उन्होंने इसको नेगेटेड कर दिया. नेगेटेड बोलने का मतलब है डिनाई कर दिया. ठीक है, आफ्टर द अपोजिशन मीन्स ये प्रोविजन जो था वो फाइनल नहीं हो पाया बिकॉज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसको डिनाई कर दिया. बट इट वॉज मेड अंडर दिस आर्टिकल. ओके, so I think it is enough for today. I'll come with my next lecture and try to give you a very useful information जो आपको यूज आए. तब तक प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो. थैंक यू वेरी मच.